नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मैं दामिनी यादव, हिंदी की बिंदी के साथ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इन पंक्तियों में चाहे ये बात कही गई हो कि ये सभी ताड़ना यानी कि दंड के अधिकारी होते हैं, या फिर जैसा कि बहुत से विद्वान कहते हैं कि यहाँ ताड़ना का अर्थ है नजर रखना या संरक्षण देना, तो उसके अनुसार भी दोनों ही स्थिति पर सवाल तो उठाए ही जा सकते हैं। क्योंकि ढोल भले ही बजाने पर ही संगीत देता हो, लेकिन गंवार, शूद्र और नारी क्यों कर पीटे जाएं? या अगर उन पर नजर रखने या संरक्षण देने की ही बात हो तो कोई दूसरा उनका मसीहा क्यों बने? क्यों नहीं वे खुद अपनी स्थिति बदल सकने के लायक बनाए गए? उनकी तकदीर लिखने वाली कलम किसी दूसरे के हाथ क्यों थमी हो? जी हाँ, कलम। दरअसल ये कलम ही है जो इतनी ताकत रखती है कि वो अपना मुकद्दर भी बदल सके और अपने से लिखे सही हरफ की बदौलत दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सके। जैसे सावित्रीबाई फुले, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, और फिर बाबा साहेब ने तो कहा भी है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आज हम संक्षेप में जिन 3 लोगों का जिक्र करने जा रहे हैं, उनमें से एक ने कलम थामने यानी शिक्षा दीक्षा को समाज, खासकर औरतों के लिए बेहद अहम बताया, यानी सावित्रीबाई फुले। दूसरे ने कलम को एक सर्जिकल ब्लेड की तरह थामकर इस समाज की खूबसूरत चमड़ी के नीचे छिपी गंदगी को नुमाया करने का काम किया, जिस पर लाख अश्लीलता के आरोप लगे हों, लेकिन जिसके जैसा सभ्य शहरी अपनी मिसाल आप ही है, सादत हसन मंटो। और तीसरा एक ऐसा शख्स जिसने कलम के जरिए हर उस जगह उजाला फैलाया, वो जहां भी रहा, चाहे वो कोरे कागज हो, चाहे फिल्मों की दुनिया हो, या फिर किसी मुशायरे की महफिल, वो जब तक जिया अपने समाज के लिए जिया। उसके लिए अपने दम पर वो सब कुछ किया जो कुछ भी वो कर सकता था। दोस्तों, ये तीसरा नाम है कैफी आजमी का। इन तीनों नामों में 2 बातें मोटे तौर पर एक जैसी हैं। पहली तो ये कि इन तीनों ने ही औरत के वजूद को इस समाज के लिए ही नहीं, खुद उसके अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जात के लिए भी जरूरी समझा। इस बात को समझा कि अगर एक औरत अपने लिए ऊंचा आसमान चाहती है तो पहले उसे अपने पांव तले की जमीन मजबूत करनी होगी। दूसरी बात, ये तीनों ही जनवरी से जुड़े हुए हैं। पहला नाम 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने स्त्रियों के लिए ये मजबूत आधार पाया शिक्षा में। उन्होंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि अगर स्त्रियों के उत्थान की बात करनी है, समाज में उनकी स्थिति बदलनी है, समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा देनी है, तो उसकी मंजिल का पहला पायदान शिक्षा ही है। जिस उम्र में बच्चों के मुंह से दूध नहीं छूट पाता, उसी उम्र में सावित्रीबाई फुले ने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ एक पत्नी के रूप में पूरी गृहस्थी संभाल ली। एक बात जिसे अक्सर गलत या आधा अधूरा समझा जाता है, वो ये कि इस समाज में महिलाओं का अस्तित्व और उत्थान जितना जरूरी है, उतना ही पुरुष का भी। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को ही समान रूप से है। सावित्रीबाई ने अपने पति से शिक्षा का महत्व समझकर उन्हीं से शिक्षा पाई। अब यहां ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आमतौर पर देखने में आता है कि जब कोई पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब कोई महिला पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है। शिक्षा और संस्कारों का ये उजाला दूर तक जाता है। हालांकि यहाँ ये स्थिति अपवाद थी। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर 18 स्कूल उस समय में खोले जब महिलाओं, खासकर दलितों का पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक तथा आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत के रूप में अपनी योग्यता को विस्तार दिया। नारी सुधार, स्त्री अधिकार, महिला शिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध का विरोध जैसे कामों को अपने जीवन की आखिरी सांस तक का लक्ष्य बना लिया।
जानते हैं, जब वो पढ़ाने जाती थीं तो अपने साथ 2 साड़ियाँ ले जाती थीं, ताकि रास्ते में जब विरोधियों द्वारा उन पर कीचड़ फेंका जाए तो वो बाद में अपना कीचड़ साफ कर साड़ी बदल लें और अपने काम में जुट जाएं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। साथ ही इसमें कितनी बड़ी प्रेरणा भी छिपी हुई है कि अगर कोई बिना आपकी गलती के आप पर कीचड़ फेंके तो आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए। अगर आज भी महिला समाज इस सोच को अपना ले तो दुनिया में ऐसा कोई कीचड़ नहीं बना है जो उनके किरदार तो क्या लिबास तक को गंदा कर दे। साफ पानी लिबास को भी धो सकता है और किरदार को भी। जनवरी के दूसरे जाबाज हैं उर्दू के वे अफसाना निगार जिन्होंने अश्लीलता पर सबसे ज्यादा आरोप सहे। जिंदगी का एक बड़ा और अहम हिस्सा अदालतों के चक्कर काटने में निकाल दिया, लेकिन जिनके जैसा सभ्य शहरी मिलना जरा मुश्किल सी ही बात है। जाने कितने ही आरोप लगे उन पर, लेकिन कभी भी साबित कुछ नहीं हो पाया। बात हो रही है सआदत हसन मंटो की। हमारी दुनिया की एक बड़ी दरियादिली है कि ये मरने के बाद सभी को स्वर्गीय बना देती है, चाहे जीते जी उसकी जिंदगी नर्क करने में इसने कोई कसर न छोड़ी हो, जैसा कि मंटो के साथ होता रहा था। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में जिसने प्राण त्यागे थे, उसने कलम को एक ऐसा सर्जिकल ब्लेड बना दिया था जिससे समाज की ऐसी चीरफाड़ की कि फिर ऐसी ऐसी शय निकलकर बाहर आई जिसे आज भी लिखना तो दूर, पढ़ने तक के लिए भी हिम्मत चाहिए। मंटो उर्दू के लेखक होने के अलावा फिल्म व रेडियो के पटकथा लेखक भी थे और पत्रकार भी। उन्होंने अपनी पहली कहानी तमाशा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखी थी। अश्लीलता के इल्जाम और मंटो का नाता अटूट था, लेकिन हकीकत यह है कि जितनी इज्जत मंटो के दिल में औरतों के लिए थी, उतनी होने का कथित रूप से ये सभ्य समाज अक्सर दिखावा कर सकता है, हकीकत नहीं। उनकी कहानियां ठंडा गोश्त, खोल दो, काली शलवार, टोबा टेक सिंह, मैडम डिकोस्टा इसी समाज के मुंह पर तमाचा है। हालात कहते हैं कि टोबा टेक सिंह का मुर्दा जिस्म आज भी अपने सवालों के साथ उस लकीर के बीचों बीच पड़ा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को तकसीम करती है, और जिन सवालों के जवाब वक्त भी नहीं दे पाया, जबकि कहा जाता है कि वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है। मंटो का कहना था कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें औरत नाम की चीज़ समझ में ही नहीं आती है, उन्हें सबसे पहले तो यही समझने की ज़रूरत है कि औरत कोई चीज़ नहीं है। तीसरा नाम 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ के छोटे से गांव मिजवा में जन्मे अख्तर हुसैन रिजवी यानी कैफी आजमी। जमींदार घराने से संबंध रखने के बावजूद कैफी आजमी साहब ने अपनी जिंदगी में दोनों रंग देखे, अमीरी भी और फकीरी भी। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने जो नज्म लिखी वो अपनी उम्र से आगे की उम्र बयां करती है। आखिरी शब, झनकार और आवारा सजदे उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कैफी आजमी साहब की शख्सियत पर नजर डालने तो महसूस होता है कि वो इतनी बुलंद थी कि उन्हें मिले तमाम पुरस्कार दरअसल उन पुरस्कारों का ही सम्मान था। उनकी क्रांति की चिंगारियां सिर्फ उनकी कलम से ही नहीं उठा करती थीं, बल्कि खुद की जिंदगी भी इसी सच का उदाहरण थी। उन्होंने जो महसूस किया वही लिखा, और जो लिखा वही जिया। उनके बारे में बहुत ज़्यादा कहने के बजाय मैं आपको उन्हीं के कुछ अनमोल मोतियों जैसे शब्दों के साथ छोड़े जा रही हूं जो मैंने उनकी नज्म औरतें से ली है। उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है। ज़ीस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जोहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निकहत, खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए।
फर्ज का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज़ है जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।